सुषमा देवी बहुओं की रोज रोज की चिक से परेशान हो गई थी। अपनी बहुओं की बढ़ती लड़ाई को देखते हुए सुषमा देवी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। इन दोनों की लड़ाई झगड़े से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे इतना बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। मेरे घर में आज तक कभी किसी भी चीज को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ और आज इन दोनों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। दरअसल सुषमा की बड़ी बहू एक ऊंचे कास्ट से बिलोंग करती थी, तो वहीं सुषमा की छोटी बहू चेतना एक छोटे कास्ट से बिलोंग करती थी, जिस कारण सुषमा की बड़ी बहू चेतना से बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया करती थी। उसके इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान थी। सुषमा अपनी दोनों बहू आकृति और चेतना को आवाज लगाती है और बुलाती है। आ गई तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े से ना बहुत ही ज्यादा तंग आ गई हूँ। अब मेरा दिल नहीं करता इस घर में रहने का, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि एक मच्छी मार्केट है, जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपनी लड़ाई झगड़े ही दिखाई देते हैं। माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग जैसे रहना चाहते मैं तैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दीदी मुझे पसंद नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं जानती हूँ चेतना कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं, शायद गलती मेरी ही है कि मैंने अपने बहू को खुद से भी ज्यादा प्यार किया और खुद से भी ज्यादा उन पर भरोसा किया। आकृति को ये बात कब समझ आएगी कि जात पात कुछ नहीं होता, जात पात तो इंसान के दिमाग में घुसा होता है। माँ जी, आप ना इस बुढ़ापे में भी बहुत ज्यादा फिल्मी है। मेरे घर में ना नौकर भी नीचे कास्ट के नहीं थे और आप तो अपने बेटे की शादी इस नीचे कास्ट की लड़की से करवा दी। अरे इसके साथ खाना खाने में रहने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन अलग हो जाए ताकि मैं अपना खाना खुद ही बनाऊँ और खुद ही खाऊं। अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, कल से तेरा किचन अलग, और आकृति तुझे जो दिल करे अपने किचन में वो बना, जैसे तुझे रहना है वैसे रह। मेरा खाना चेतना बहू बनाएगी। ठीक है माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों से। इस तरह से सुषमा के घर में अब उसकी दोनों बहुओं का अलग अलग रसोई हो जाता है। ऐसे ही एक दिन आकृति सुषमा और चेतना को जलाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लगती है और फिर जानबूझकर अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे बात करने लगती है और सारी बातें सुषमा और चेतना को सुनाते हुए कहती है। अरे माँ, आज मैंने ना बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से, वरना खाने में ना नीची जाति वाले लोगों के हाथों का तड़का लग जाता था, जिससे खाने का टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा बेस्वाद हो जाता था। इसीलिए अब मैंने खुद ही खाना बनाया है, क्योंकि मेरा तो रसोई अलग हो चुका है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बना है आज। बिल्कुल सही किया तूने, ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार तब जाकर तेरी सास को अक्ल आएगी। हाँ माँ, अब चलो मैं खाना खा लेती हूँ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सुषमा और चेतना को आकृति की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। आकृति बार बार सुषमा और चेतना को जलाने के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सुषमा चेतना से कहती है, अरे चेतना बहू, आज संडे है, मैं तो कहती हूँ खाना मत बना, आज हम बाहर खाने चलते हैं। वैसे भी तू हर दिन किचन में ही लगी रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, अकेले थक जाती है। आज के दिन तू बस आराम कर, आज मेरे साथ बाहर चल, जो तुझे खाना होगा मैं खिलाऊंगी। माँ जी, आपको तो पता है ना, दीदी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम ऐसे जाएंगे तो। अरे बहू, उसकी चिंता क्यों करती है, एक काम करते हैं, उससे भी पूछ लेते, बाकी उसकी मर्जी, उसे जाना तो चलेगी, नहीं जाना तो नहीं जाएगी। सुषमा आकृति से बाहर खाना खाने के लिए पूछती है। तभी आकृति सुषमा से कहती है, माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे नीची जाति वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अगर आपको खाना है तो आप खा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं अपने अलग ही किचन में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं खाना बनाकर खुद खा सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, और वैसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, उल्टा हमारे पैसे तो और बच रहे, 2-4 पैसे अगर बच रहे तो इसमें खुश होना चाहिए। बाकी तेरी मर्जी, तू अपनी रसोई में खुश है तो हम भी अपनी रसोई में खुश हैं। इतना बोलकर आकृति गुस्से में किचन में चली जाती है और वो खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से गैस खत्म हो जाती है
और आकृति फोन में चेक करती है तो देखती है कि गैस सिलेंडर आने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। थोड़ी देर बाद सुषमा और चेतना दोनों बाहर खाना खाने के लिए चली जाती है। आकृति मौका देखकर खाना बना लेती है और पूरा किचन अच्छे से साफ भी कर देती है। थोड़ी ही देर बाद सुषमा और चेतना वापस घर आते हैं। जब चेतना रसोई में जाती है तो किचन को साफ सुथरा देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, मैंने तो किचन साफ भी नहीं किया था और किचन साफ हो गया। बड़ी अजीब बात है। क्या कोई बात नहीं, मैंने साफ किया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा। ऐसे ही अगली सुबह आकृति अपने गैस सिलेंडर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका गैस सिलेंडर आने में थोड़ा सा समय लगा रहा था। बेचारी को सुबह की चाय भी नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। चेतना उसे बार बार देख ही रही थी कि आकृति परेशान है। थोड़ी देर बाद चेतना अपने कमरे में चली जाती है। आकृति मौका देखकर फिर से चेतना की किचन में आती है और चाय बनाने लगती है। जब चेतना की नजर आकृति पर पड़ती है तो वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अगर मैं दीदी के सामने गई तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, खुद की नजरों में ही गिर जाएंगी। ऐसा करती हूँ, जब तक उनकी चाय नहीं बनती तब तक मैं यहीं रहती हूँ, उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा और वो चाय भी बना लेंगे मेरे गैस के सिलेंडर पर। आकृति बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थी। वो जल्दी जल्दी चाय बनाकर अपने कमरे में ऊपर की ओर सीढ़ियों से भागकर जाने लगती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में काफी चोट लगती है और काफी सारा खून भी निकल जाता है। चेतना और सुषमा दोनों उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। उसे सिर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था, जिस कारण उसे खून की जरूरत थी। चेतना आओ देखती है ना ताओ देखती है और अपना खून आकृति को देने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद आकृति को होश आता है और आकृति को पता चलता है कि डॉक्टर के जरिए उसे चेतना ने खून दिया है। आकृति को खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। जब चेतना उसके पास आती है तो चेतना बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है कि कहीं आकृति को पता न चल जाए कि उसने ही आकृति को खून दिया था। तभी आकृति चेतना से कहती है, चेतना मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आज मुझे खुद पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं हमेशा ऊंची जाती नीची जाती करती रहती थी और आज मैं जिससे इतना भेदभाव करती थी उसी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बची है, एक नया जीवन मिला है मुझे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करूंगी। अब हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। इस तरह से आकृति चेतना से माफी मांगती है और वो दोनों हंसी खुशी फिर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। अंजलि एक शिव भक्त थी जो बिना अपने भोले भंडारी को जल अर्पित किए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया करती थी। अंजलि अपनी सास कोमल और पति रवि के साथ रहा करती थी। अंजलि का पति रवि कोई काम नहीं करता था और पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। अंजलि और उसकी सास कोमल रवि से काफी परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अंजलि की शादी को भी काफी समय हो चुका था, पर अब तक उसकी गोद सुनी थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजलि सुबह उठकर मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। उस बच्चे को रोता हुआ देख अंजलि उस बच्चे के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे बच्चे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? लगता है ये बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है और शायद इसे भूख लगी है, इसीलिए ये इतना रो रहा है। अच्छा बच्चे तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना बोलकर अंजलि उस बच्चे को चुप करवा देती है और अपने साथ खाना खिलाने ले जाती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उससे अपने बच्चे को छीनकर अंजलि से बोलती है, डायन कहीं की, खुद की गोद तो सूनी है, इसीलिए सोचती है कि दूसरे के बच्चे को भी खा जाओ। दूर रहना मेरे बच्चे से, खबरदार अगर आज के बाद कभी भी मेरे बच्चे के आसपास भटकी तो। तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा था, बस इसीलिए मैं उसे। बस कर डायन कहीं की, चुप हो जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरे बच्चे पर भी पड़े, समझी?
इतना बोलकर वो औरत अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है और बेचारी अंजलि रोती हुई घर जाती है और अपने शिवजी जी के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास कोमल आती है और अंजलि को इस तरह से रोता हुआ देख उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? माँ जी, क्या मैं इतनी ज्यादा मनहूस हूँ कि अगर मेरा साया किसी पर पड़ा तो उसकी खुशियाँ ही उजड़ जाएंगी। माँ जी, मुझसे अब लोगों के ताने और नहीं सहे जाते। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो अब तक मेरी गोद सूनी है। बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरे घर की वो लक्ष्मी है जिसके आने के बाद मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। माँ, अगर मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ तो मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारे घर में चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं पर अब तक मेरी गोद सूनी है। रवि, जो नशे से दूर रहा करते थे, वो आज अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और रात को भी नशा करके आते हैं। कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं? और अंजलि सबसे बात करना बंद कर देती है। देखते ही देखते सावन का महीना आ जाता है और इसी सावन में हर साल की तरह अंजलि सोमवार का व्रत रखती है। हमेशा की तरह आज भी अंजलि अपने शिवजी जी को जल चढ़ाने जाती है और जल चढ़ाने लगती है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ भगवान शिवजी जी का आशीर्वाद लेने उस मंदिर में आई थी। उस औरत के गोद में नन्हा सा बच्चा देखकर अंजलि की आंखें झलक पड़ती है। अंजलि के आंसू देख मंदिर के पुजारी अंजलि से बोलते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, रो नहीं तो क्या करूं और क्या करूं? जब से होश संभाला है बस शिव जी की पूजा की है, परंतु न जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो शिव जी ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मेरी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक मेरी गोद नहीं भरी। मेरा पति जो नशे से दूर रहता था वो अब हर वक्त नशे में डूबा रहता है। गांव वालों के ताने मुझसे अब और नहीं सहे जाते। दिल तो करता है मर जाऊं। अरे बेटा, तुम एक शिव भक्त हो, ऐसे निराश मत हो। अपने भगवान पर भरोसा रखो। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है परंतु कभी उसका बुरा नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम भी कावड़ लेकर जाओ। तुम जब शिवजी के दरबार पर जाओगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। पुजारी की बात सुनकर अंजलि की जान में जान आती है और वह घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे भी कांवड़ लेना है। इस सावन मैं भी कांवड़ लेकर जाऊंगी। शायद शिव जी के दरबार जाकर ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर ऐसा है ना बहू, तो तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अंजलि और कोमल कावड़ ले जाने की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत जल्द वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर निकल पड़ती हैं। वो दोनों पूरा रास्ता पैदल ही तय करती है। अंजलि कावड़ लेकर शिवजी जी का नाम लिए चल पड़ती है तो उसी के पीछे उसकी सास कोमल भी शिवजी जी का नाम लेकर उसके साथ चल रही होती है। जय भोले, बम बम भोले। वो दोनों कावड़ यात्रा के लिए चल ही रहे होते हैं कि तभी अंजलि की नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कावड़ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब वो थक चुके थे और वो कावड़ को नीचे नहीं रख सकते थे। इतना सब होने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति कावड़ को लिए जा रहा था, लेकिन अब उन्हें चक्कर आने लगता है। उनके डगमगाए कदम देखकर कोमल जल्दी से जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को संभालते हुए उसे बोलती है, भाई साहब, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना कांवड़ दे दीजिए और मेरे थैले में कुछ खाने को रखा है, आप उसे खा लीजिए। क्या पता खाने के बाद आप में थोड़ी शक्ति आ जाए और आप अपने कांवड़ को उठा के आराम से आगे जा पाएं। इस तरह से अंजलि की सास उस बूढ़े व्यक्ति से कावड़ ले लेती है और अपना खाना भी उसे दे देती है। खाना खाने के बाद थोड़ी दूर आगे जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल से बोलता है, बहन, तुमने मेरी मदद की परंतु अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। अब मैं अपना कावड़ ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
इस तरह से वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से अपना कावड़ लेकर चलने लगता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और कुछ देर पर उन्हें कावड़ियों के लिए एक शिविर नजर आता है, जहां रुककर कोमल और अंजलि खाना खाते हैं और रात बिताकर एक बार फिर से सभी कावड़िया अपना अपना कावड़ लेकर चलने लगते हैं। लेकिन अंजलि के पैरों में छाले आ चुके थे, जिस वजह से उसे बुखार हो जाता है। अपनी बहू को बुखार में तपता देख कोमल अंजलि से बोलती है, बहू तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, तू एक काम कर, ये कावड़ मुझे दे दे। माँ जी, मेरे होते हुए आप? बस कर, बहुत हो गया बहू, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए अब मैं जो कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। चुपचाप ये कावड़ मुझे दे दे। इतना बोलकर कोमल वो कावड़ ले लेती है और कावड़ यात्रा का सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। अब अंजलि की भी तबीयत पहले से ठीक थी, जिसके बाद अंजलि अपनी सास से कावड़ ले लेती है और वो दोनों हरिद्वार के पवित्र गंगा में गंगा स्नान करते हुए और जल लेकर नीलकंठ के लिए निकल जाते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। अंजलि और कोमल के अलावा और भी काफी लोग थे जो वहाँ कावड़ लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते वो दोनों सास बहू कावड़ लेकर नीलकंठ पहुंचकर अपना कावड़ वहाँ रख देते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करके घर आते हैं। और जब कोमल और अंजलि आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि रवि ने उन दोनों के आने का पूरा प्रबंध कर रखा है और वो नहा धोकर अंदर घर जाते हैं, जहाँ रवि अंजलि से बोलता है, अंजलि मुझे माफ कर दो, मैं गलत संगति में पड़ गया था और रास्ता भटक गया था। परंतु आज जब पुलिस ने आकर उन बदमाशों को धर दबोचा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और पहले की तरह काम करूंगा, पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। अपने पति को पहले की तरह देख अंजलि को अपनी आस्था श्रद्धा पर विश्वास हो जाता है और वो महादेव का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है और जब रवि अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाता है तो उन लोगों को पता चलता है कि अंजलि माँ बनने वाली है। इससे अंजलि की जिंदगी के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी। ऐसे ही एक दिन चिंकी की मुलाकात कालू नाम के एक कौवे से होती है। कालू बहुत ही ज्यादा अमीर था, लेकिन काले होने के कारण कोई भी चिड़िया उससे पटती नहीं थी। लेकिन चिंकी को पहली ही नजर में कालू से प्यार हो जाता है। वैसे मुझे कालू तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, और जिस दिन हमारी बात नहीं होती उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता और ना ही मेरी रात होती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच बताऊं चिंकी, तो मुझे भी तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काला हूँ और तुम तो इतनी ज्यादा गोरी चिट्टी और सुंदर हो। मन ही मन बहुत ज्यादा डर था कहीं तुम मुझे मना ना कर दो मेरे रंग को देखकर। जहाँ प्यार होता है वहाँ रंग रूप कुछ नजर नहीं आता, और मुझे तुमसे प्यार है। फिर तुम्हारा ये काला रंग भी मुझे पसंद है। मुझे ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। फिर तुम काले हो या गोरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तुम्हें तुम्हारे रंग से नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों में देखा था और बस मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वैसे सच बताऊं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इन सारी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, लेकिन आज ये फिल्मी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सच में जब कोई प्यार में पड़ जाता है ना तो वो आशिकी बन जाता है। क्योंकि प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। उसमें सब कुछ अच्छा लगता है, बातें भी, मिलना भी, साथ में घूमना और फिरना भी, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करना, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही दोनों प्यार के पंछियों का प्यार भरा पंचनामा चलता रहता है और ऐसे ही अब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अनाथ थे, जिस कारण उनकी शादी में कोई नहीं था। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीते हैं। कालू, मैं क्या सोच रही थी, घर में सारा दिन मैं बोर होती रहती हूँ, क्यों ना बिजनेस में अब तुम्हारा हाथ बटाऊं मैं भी। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। एक काम करना, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलना, मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा। धीरे धीरे अपना बिजनेस और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मैं ना इन सब से फ्री होना चाहता हूँ। अब जिम्मेदारी तुम उठाओ। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर दूंगी।
ऐसे ही अब चिंकी कालू के साथ ऑफिस जाने लगती है। धीरे धीरे कालू चिंकी को ऑफिस का सारा काम बता देता है। अब चिंकी अकेली ही ऑफिस को संभालने लगती है। कालू कभी ऑफिस जाता है तो कभी नहीं जाता। धीरे धीरे चिंकी अब पूरी प्रॉपर्टी और कालू का बिजनेस अपने नाम कर देती है। और एक दिन चिंकी कालू को बिना बताए कालू का पूरा बिजनेस और उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेच देती है। बेचने के बाद अब वो शहर छोड़कर कहीं और चली जाती है। अब चिंकी को यहाँ पर एक मोनू नाम का तोता मिलता है। मोनू भी बहुत ही ज्यादा अमीर था। चिंकी मोनू को भी अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। मोनू, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बैठो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इस तरह से चिंकी मोनू को अपने घर ले जाती है। चिंकी मोनू को फोर्स करते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे अपने हाथ की बनी हुई कॉफी पिलाती है। तभी मोनू कहता है, अरे चिंकी, क्या कॉफी बनाई है तुमने, सच में मजा आ गया। अरे बस करो, इतनी भी अच्छी नहीं है जो इतना तारीफ कर रहे हो। अरे पागल, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है ये कॉफी। इतनी बढ़िया कॉफी तो मैंने किसी रेस्टोरेंट में नहीं पी। अब मैं सोच रहा हूँ कि परमानेंट इस कॉफी बनाने वाली को अपना बना लेता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मुझसे दूर कर ले, क्योंकि खूबसूरत चीजों पर ना जाने कितने लोगों की नजर होती है और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? वैसे सच बताऊं तो मुझे भी तुमसे प्यार है और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी अपनी घर गृहस्थी बनानी है, लेकिन डर इस चीज से लगता है कि मैं अनाथ हूँ और पता नहीं कोई मुझे अपनाएगा भी या नहीं। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। शादी हम दोनों की होगी ही और कल हम दोनों शादी कर रहे हैं। सच में कल हमारी शादी है? हाँ बेबी, कल हमारी शादी है और तुम्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन मत लो। सारी चीजों का अरेंजमेंट मैं खुद कर लूंगा। मोनू, तुम कितने अच्छे हो। सच बताओ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी फैमिली मिल गई। ऐसे ही चिंकी और मोनू की शादी हो जाती है। शादी के दिन दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और रात को जब चिंकी और मोनू की सुहागरात थी, इसी बीच चिंकी दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर मोनू को पिला देती है। दूध पीने के बाद मोनू बेहोश हो जाता है और चिंकी मोनू के घर में चोरी करने के बाद वहां से रफ्फू चक्कर हो जाती है और वो शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिंकी अपना तीसरा शिकार ढूंढने की फिराक में थी और एक दिन चिंकी के फोन पर एक सोनू नाम के कौवे का फोन आता है। दरअसल ये एक रॉन्ग नंबर था। चिंकी को सोनू से बात करना अच्छा लगता है। चिंकी सोनू से बात करके इसका अंदाजा लगा लेती है कि सोनू अच्छा खासा अमीर है। ये देखकर चिंकी बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, इस बार तो शिकार खुद शिकार होने के लिए आया है और ये मुर्गा तो सबसे ज्यादा तगड़ा है। जल्दी जल्दी इसे भी लूट लेती हूँ, उसके बाद विदेश जाऊंगी और वहां जाने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लूंगी। इस तरह से चिंकी और सोनू की बातचीत शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चिंकी अब सोनू के साथ भी बहुत ज्यादा समय बिताने लगती है। सोनू और चिंकी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल ये प्यार तो सिर्फ एक दिखावा था। चिंकी को तो सिर्फ सोनू की प्रॉपर्टी से मतलब था। ऐसे ही एक दिन सोनू से अपने प्यार का इजहार करते हुए चिंकी कहती है, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि तुम्हारे बिना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर चिंकी और सोनू दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। सोनू अपनी और चिंकी की शादी एक बड़े से होटल में करता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। शादी में कालू और मोनू भी इनवाइटेड थे। चिंकी दुल्हन के जोड़े में मंडप में आती है। तभी चिंकी के सामने कालू और मोनू आते हैं। कालू और मोनू को देखकर चिंकी हैरान रह जाती है और डर के मारे वहां से भागने लगती है। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तभी कालू कहता है, बेचारी इस बार पकड़ी गई। तुम्हें क्या लगा चिंकी कि तुम ये जो लोगों को लूटने का धंधा बना रखी हो, इसमें तुम हमेशा ही कामयाब होती रहोगी? कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है, और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पकड़ी गई। कैसे? दरअसल ये जो तुम्हारी तीसरी शादी थी ना, ये एक पुलिस ऑफिसर है और ये सारा प्लान इन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए किया था। तो अब चुपचाप बता दो कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, उसके बाद भी ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हो? यही
कमी है? इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, और जो मुझे 10 से 15 हजार की नौकरी मिल रही है उसमें मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने एकदम से अमीर बनने का सोचा और इस राह पर निकल गई। पुलिस चिंकी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल देती है। सलाखों के पीछे जाने के बाद चिंकी को एहसास होता है कि उसने जो रास्ता चुना वो गलत था, और उसी कारण आज उसे सलाखों के पीछे रहना पड़ता है।